हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। और यहां पर हम लोग 8 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक अगर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखें तो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उसमें से एक आर्टिकल तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये है ऑर्गन ऑन चिप। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि आपके बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन के मेंस वाले पोर्शन में बहुत सारे एग्जांपल्स, आंसर्स, कीवर्ड्स, बहुत सारी चीजों को लेके आया है। तो एक आर्टिकल नहीं है ये इसमें ना कई सारी चीजों को आप सीखोगे। तो ये आर्टिकल तो जरूर से पढ़ना है। फिर उसके बाद है ट्यूमर सेल से रिलेटेड एक नया आर्टिकल हमारे सामने आया है, जो कि कुछ नए रिसर्च हैं। अभी तक हम लोग ड्रग रेसिस्टेंट सेल्स के बारे में देख रहे थे। सेल अपने आप में म्यूटेट हो जा रहा था, जेनेटिक म्यूटेशंस देखते थे, उनको ट्रीट करने के लिए जिस हिसाब से हम लोग रिसर्च कर रहे थे, अब पता चला है कि उससे भी और सस्ता तरीका या फिर और अच्छा तरीका मिल सकता है। उससे रिसर्च हमारी और स्पीड अप हो सकती है। वो क्या है, कैसे है, उन सबको इस आर्टिकल में समझेंगे। तीसरा आर्टिकल हमारा है कि एआई अभी भी क्या इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के लिए सूटेबल है। अगर हमने अभी एक अनाउंसमेंट देखा हाल फिलहाल में, जहां पर हो रहा था कि भाई साहब अगले 5 सालों में हम लोग को सभी सिटीजन्स को फ्री में एआई बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करना है। तो आर्टिकल में राइटर यही कहना चाहते हैं कि भैया अभी इसका टाइम नहीं आया है, पहले अपना जो बेसिक बुनियाद है ना हेल्थ केयर स्ट्रक्चर का, उसको सुधारो, फिर उसके बाद आएगा। बट ठीक है, देखते हैं इसके प्रॉस कॉन्स क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। तो हम तीनों ही आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ, और इसको समझने के लिए जैसे मैंने बताया था कि काफी सारे आर्टिकल्स यहां पर मिलेंगे आपको, बहुत सारे टॉपिक्स, टर्म्स मिलेंगे, उन सबको भी मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता चलूंगा। आर्टिकल के ओपनिंग में सबसे पहले तो हम टॉपिक का नाम समझते हैं। ऑर्गन ऑन चिप टेक कुड बूस्ट बायो E3 ऑब्जेक्टिव टू पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। यहां पर सबसे पहले 2-3 वर्ड्स को आपको समझना पड़ेगा भाई साहब। ऑर्गन ऑन चिप क्या है वो थोड़ी देर में आपको समझाता हूं। आर्टिकल की शुरुआत ये बायो E3 पॉलिसी से होती है। बायो E3 पॉलिसी क्या है? ये भी हाल फिलहाल में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। बायो E3 पॉलिसी अभी हाल फिलहाल में 24 अगस्त की बात है। तो 24 अगस्त को जब ये बायो E3 पॉलिसी अपनाई गई, क्या है ये? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। आप देख रहे हो 3 ईज हैं और तीनों के तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है अगर आजकल के हम लोग मेडिकल या फिर हेल्थ केयर सेक्टर सिनेरियोस को देखते हैं। तो यहां पर जो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट है, इससे होगा क्या? इससे बेसिकली हम लोग एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कुछ चीजें। अब वो ऐसे 2-3 स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कि हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। सबसे पहला है बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, दूसरा है बायो एआई हब्स और तीसरा है बायो फाउंड्रीज। क्या है ये सब, क्या डिफरेंसेस है, एग्जांपल के साथ समझते हैं, डोंट वरी। बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि देखो हम कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ फैसिलिटीज देख रहे हैं, मतलब कि कोई तो एक बड़ा सा कंपनी होगा, है ना, जैसे कि फार्मेकोलॉजी के अंदर में, या फिर हम लोग आप बोल लो कि फार्मेसीज या फिर कुछ दवाइयां मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं। तो अगर कुछ मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं, आजकल का टाइम जो है वो जैसा कि आर्टिकल में लिखा है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का टाइम है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या है? देखो, मेरे और आपके जेनेटिक चेंजेस में या फिर जेनेटिक मेकअप में बहुत ही स्लाइट चेंज है, बहुत ही थोड़ा सा चेंज है, बट दैट मिनिस्क्यूल चेंज हैव इंपैक्टेड अस लॉट टू बी वेरी डिफरेंट। अगर आप मेरे बाजू में खड़े हो जाओगे और दुनिया के किसी भी इंसान से पूछोगे तो डेफिनेटली ही वुड बी पॉइंटिंग इट आउट कि भाई ये अपना सुरेश है और ये अपना शिवम है ना। तो ये डिफरेंशिएट कोई भी कर सकता है। तो इस छोटे से चेंज के बेसिस पर भी हम लोग अगर यही लॉजिक अपने मेडिकल थेरेपीज पर लगाएं, अगर मेडिसिन पर लगाएं, तो हमने ये देखा है आज के टाइम पर कि हर एक इंसान के लिए हर एक दवा थोड़ी थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। तो क्यों ना हम लोग फार्मेकोजेनोमिक्स पर चलें। फार्मेकोजेनोमिक्स एक टर्म है जहां पर हम लोग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करते हैं। जैसे कि आपका जो भी जेनेटिक मेकअप है, उस जेनेटिक मेकअप के साथ साथ हम लोग आपके लिए स्पेशलाइज्ड मेडिसिन बनाने का बात करते हैं, जो कि आपके लिए इकलौता बना होगा और आपके ऊपर पूरा 100% एफिशिएंट होगा, है ना। तो इस तरीके से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात होती है। तो अगर हम ऐसे कुछ भी मेडिसिन बनाते हैं, जैसे कि मान लो ये बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में क्या होगा, मैंने आपको कई मर्तबा एग्जांपल दिया है इंसुलिन प्रोडक्शन का। हम लोग को पता है कि इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है आज के टाइम पर, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अगर उनके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा होता है तो इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया से, है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों ने अपने ह्यूमन बीटा सेल्स, क्या है, ह्यूमन का जो ये बीटा सेल होता है,
इस बीटा सेल कहां अपने पैनक्रियाज के अंदर में है, तो ये बीटा सेल ही है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो बीटा सेल के न्यूक्लियस से हमने डीएनए निकाला, अपना पूरा जीनोम देखा इधर से इधर तक, ओ ये वाला हिस्सा है जो कि इंसुलिन टाइप का एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए पूरी रेसिपी बताता है। तो इस रेसिपी को निकाला हमने, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला डीएनए सेगमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं आई जीन। और यही आई जीन को हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया कहां पर, ई कोलाई बैक्टीरिया में। अब जैसे आई जीन की मदद से हमारा बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करता था, अब वही आई जीन चूंकि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर में है, तो अब ये बैक्टीरिया भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे कंपनीज होंगी ना जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती होंगी इन बैक्टीरियाज का यूज करके, यही है आपके बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। एक एग्जांपल दिया मैंने बस छोटा सा। दूसरा बायो एआई हब्स, नाम से पता चल रहा है कि भाई साहब बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाने के बाद जो हब क्रिएट होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार होगी, वो कहलाएगा बायो एआई हब्स, है ना। अब जैसे यहां पर क्या काम होता होगा, आप सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफी अच्छा डेटा कलेक्ट करता है या फिर डेटा को कंपाइल करके हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है। तो हम लोग ऐसे हब्स में क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी डेटाज हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, जितने भी डेटा हैं, मान लीजिए कि एक सर्टेन एथनिक ग्रुप है जिसको कि एक प्रकार की बीमारी होती है, तो उन सभी का डेटा जो भी हमने कलेक्ट किया उससे निष्कर्ष क्या निकलता है, या फिर हम लोगों ने चलो अभी हम लोगों ने 10,000 लोगों का मान लो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस किया। अब उस ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का आउटपुट क्या निकल कर आ रहा है, उन लोगों में क्या क्या चीजें कॉमन हैं, क्या क्या चीजें डिफरेंट हैं। तो इस हिसाब से अगर कोई भी डेटा कंपाइल करने की बात होगी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। दिस इज व्हाट बायो एआई हब्स। लास्ट है आपका बायो फाउंड्रीज। अब ये बायो फाउंड्रीज क्या है, बायो फाउंड्रीज आर लाइक, आप समझ लो कि इसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चर हो ना हो, लेकिन यहां पर लोग जो बैठे होते हैं ना वो अलग ही दुनिया में है ना। हम बात करते हैं ऐसे बायो फाउंड्रीज की जहां पर ना सिर्फ डेटा के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है बल्कि सीधे कुछ ना कुछ नया ही मैन्युफैक्चर कर दिया जा रहा है आउट ऑफ नोवेयर। जैसे कि मान लो 3D बायो प्रिंटिंग, है ना। 3D बायो प्रिंटिंग क्या होगा कि हम अपने ऑर्गन को प्रिंट कर दे रहे हैं, या फिर हम लोग यहां पर एक्चुअल में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर से या फिर कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इन सब के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नया ही क्रिएट कर दे रहे हैं बायोलॉजी की दुनिया में। तो ऐसे बिल्कुल टॉप नॉच एडवांस फैसिलिटीज को हम लोग बायो फाउंड्रीज बुलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आगे मैं आपको बताऊंगा इनके 3-4 एग्जाम्पल्स, उन सबको आप बायो फाउंड्रीज के अंदर में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को एम्फेसाइज करता है हमारा बायो E3 पॉलिसी। बायो E3 पॉलिसी एक्चुअल में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए है, और तीनों ही चीज इन सब जगहों पर हमें देखने को मिलती है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा यूं कि जितने भी हमारे थेरापेटिक्स हैं, थेरापेटिक्स मतलब कि जितनी भी दवाइयां, थेरेपीज, ड्रग्स, ये सारी चीजें हम लोग बनाते हैं, या फिर जो बायोलॉजिक्स होते हैं, बायोलॉजिक्स मतलब कि आपका सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, कुछ भी बोल सकते हो। जीन थेरेपी मतलब क्या, आपके जीन्स में कुछ चेंजेस करने की बात हो रही है। अब उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स में कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है। तो जीन थेरेपी या सेल थेरेपी के थ्रू जो भी हम लोग चेंजेस लेकर आना चाहते हैं उनको एक कंबाइंड टर्म हम लोग देते हैं बायोलॉजिक्स, ठीक है। और यहां पर थेरोपैटिक्स है, तो यहां पर प्रिसीशन थेरोपैटिक्स, प्रिसीशन थेरोपैटिक्स क्या बोलता है, प्रिसीशन थेरोपैटिक्स एक्चुअल में आपके पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जितना ज्यादा पर्सनलाइज्ड होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा ये, है ना, उस पर्सन के लिए उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो प्रिसीशन थेरोपैटिक्स जब भी लिखो तो आप हमेशा इसका सिंबल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन से रिलेट कर सकते हो। तो ये तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि भाई साहब क्या कर पाएगा ये ऑर्गन ऑन चिप, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि बायो E3 पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के थ्रू ग्रोथ देगा, बूस्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बस हमें एक चीज नहीं समझ में आई है कि सर ये ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या। कोई बात नहीं, इसको भी समझ लेते हैं यार। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये कुछ ना इस आर्टिकल में नए न्यू अप्रोच मेथड्स या फिर नैम्स के बारे में चर्चा की गई है। ये नैम्स आखिरकार एक बड़ा टर्मिनोलॉजी है जो कि आजकल के बायो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को या फिर बायो फाउंड्रीज को या फिर सिंपल भाषा में बताएं तो बायोटेक्नोलॉजी के नए फील्ड को जन्म देता है, और इस पे एक्सपेरिमेंटल तौर पर हमें कुछ नए रिसर्च और नए प्रोडक्ट्स भी देता है। तो ये क्या है, न्यू अप्रोच मेथड,
न्यू अप्रोच मेथड में हम लोग ह्यूमन से रिलेवेंट 3D कल्चर मॉडल्स बनाते हैं। अब ये 3D कल्चर मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि 3D स्फेरॉइड्स। ये जो 3D स्फेरॉइड है बेटा, ये एक्चुअली इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको ना बहुत सारे छोटे 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 सेल्स दिखेंगे। इसमें हुआ क्या है कि हम लोगों ने, मान लो ये क्या दिख रहा है आपको पता है, ये एक्चुअल में एक ट्यूमर का क्लोन है। आप सिंपल है समझ सकते हो कि हमने ट्यूमर को मिमिक करने की कोशिश की है, ताकि ट्यूमर कैसे ग्रो करता है, ट्यूमर कैसे एक दूसरे से कांटेक्ट करता है, कैसे एक दूसरे सेल को बेवकूफ बनाता है, रीजनरेट कैसे करता है, इन सब चीजों को हम लोग आर्टिफिशियली लैब में पढ़ सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, 3D स्फेरॉइड्स। ये कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं, उन मॉडल्स के नाम पर या फिर उन मॉडल्स के थ्रू हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कभी कभी हम लोग लैब में भी बनाते हैं और कभी कभी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में मॉडल्स होते हैं। दीज आर जस्ट मॉडल्स, है ना। दोनों चीजों पर आप बात कर सकते हो कि हम इनको क्या कर सकते हैं, समूचा लैब में बना भी सकते हैं, सेल टू सेल जोड़ जोड़ के, या फिर हम लोग एक सिमुलेशन तैयार कर सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर में और उस पे कुछ ऐसे इनके सेल ग्रोथ और इन सब के फंक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा है ऑर्गेनॉइड्स। ऑर्गेनॉइड्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। हमने कुछ महीने पहले ऑर्गेनॉइड्स पर चर्चा किया था अपने इन्हीं साइंस एडिटोरियल डिस्कशंस में। ऑर्गेनॉइड्स बेसिकली क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। ऑर्गेनॉइड्स जैसे ये आप जो देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में आपका एक ब्रेन कॉपी है, या फिर मैं यूं बोलूं कि ब्रेन ऑर्गन का कॉपी है। यूजुअली हम लोग जो ब्रेन देखते हैं यार, वो तो पूरा आपको पता होगा कि ऐसे कुछ देखते हैं, है ना, 2 पार्ट में हम लोग को ऐसे कुछ दिखता है ब्रेन अपना। तो ये जो ब्रेन हम देख रहे हैं वैसा प्योरली तो हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे ब्रेन सेल्स थे उनको लैब में कल्चर करके हमने ऐसा टिश्यूज का एक लंप बना दिया, एक टुकड़ा बना दिया, है ना। ये जो टिश्यूज के लंप हैं एक्चुअल में इन्हीं को हम लोग ऑर्गेनॉइड्स बोलते हैं। और आप सब लोगों ने शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बात पढ़ी होगी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, कभी किसी और दिन मैं आपको बहुत डिटेल से बता दूंगा। अभी बस इतना समझिए कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो चीज होती है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा टूल है जो कि किसी भी एक सॉफ्टवेयर चिप को, जो एक चिप है मान लीजिए हमारे पास, जैसे कि हम लोग के फोन में आप जानते हैं ना कि जैसे, या फिर मदरबोर्ड लगा होता है हमारे सिस्टम्स में। आप लोगों ने देखा होगा कि अब हमारे जो एप्पल वाले फोन आते हैं उसमें एप्पल ने बोला कि भाई अब हम M1 चिप लगाएंगे, M2 चिप लगाएंगे। दिस आर द प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो ये जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, प्रोसेसिंग चिप्स हैं, उनको हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की मदद से इंसानों जैसे डिसीजंस लेने पर ट्रेन करते हैं। दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अभी कैसे होता है कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, बस यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ इट। तो ये तो यार हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का चिप है ना। जैसे हम लोग चिप देखते हैं उसमें रेसिस्टेंट, कैपेसिटर, यही सब सारी चीजें लगी होंगी बहुत ही छोटे छोटे चीजों में। और ये हाँ नहीं करते करते कुछ ना कुछ एल्गोरिदम्स वगैरह लगाएगा, कुछ सॉफ्टवेयर ड्रिवन होगा, ये अपना चलाएगा उस तरीके से। इंसान कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, उसको कॉपी कर सकता है ये। और इनफैक्ट जो आजकल के जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे कि चैट जीपीटी, जैसे कि जेमिनाई, ये सारे के सारे जो है वो ANN पर बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड हैं। जो आपको इंसानों जैसे बातचीत करते हैं ना, जैसे कि अभी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, नहीं तो मैं आपको लास्ट क्लास में भी सुना रहा था कि कैसे हम लोग आराम से बातचीत कर सकते हैं उससे, है ना, बिल्कुल ह्यूमन टच है। तो वो इसी के बेसिस पर आया। लेकिन अब इसी का तोड़ एक्चुअल में, ये तो टेक्नोलॉजी है, ये तो एक चिप है, सेमीकंडक्टर होगा, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम ये चिप बना रहे हैं। लेकिन क्या हो कि हम अपने ही ब्रेन सेल्स का इस्तेमाल करने लगे तो वी विल मेक ऑर्गेनॉइड्स। ये ऑर्गेनॉइड्स जो होंगे, हम इसके अंदर भी ऐसे कई सारे इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाएंगे, कई सारे इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, और इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हम इसको भी ट्रेन करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन जैसा ही आउटपुट देगा। और रिसर्च में ये आया है कि जितना टाइम हमें एक ANN नेटवर्क पर बेस्ड हार्डवेयर को ट्रेन करने में लगता है, उससे कहीं ज्यादा आसान है ऐसे ऑर्गेनॉइड्स को ट्रेन करना। तो वो दिन दूर नहीं है भाई साहब जब हम लोग एक्चुअल में अपने ब्रेन सेल्स को ही ट्रेन कर रहे होंगे कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। आप सबको पता है कि जो हमारा DNA सेगमेंट होता है, वो DNA सेगमेंट पर पता नहीं कितना TB डेटा स्टोर हो सकता है एक DNA के स्ट्रक्चर में। मतलब कि हमारा एक सेल निकालो, एक सेल से हमने क्या निकाला, अपना एक पूरा जीनोम निकाला।
न्यूक्लियस के अंदर से हमने एक अपना जीनोम का पूरा, एक जीन का पूरा चेन निकाला। उस एक जीन चेन में पता नहीं कितनी टीबी डेटा स्टोर हो सकता है, तो उसका मेमोरी कितना शार्प होगा आप समझ सकते हो। तो उस हिसाब से हम लोग इसके अंदर कितना डेटा स्टोर करके कितना स्पीड अप प्रोसेस दे सकते हैं, वी इवन कैनॉट इमेजिन एट करंट स्टेज। तो अभी रिसर्च चल रहे हैं ऑर्गेनॉइड्स पर भी। देन कम टू आवर थर्ड नैम। तीसरा नैम जो है न्यू अप्रोच मेथड में आता है बायो प्रिंटिंग। बायो प्रिंटिंग इज समथिंग लाइक 3D प्रिंटिंग, है ना। 3D प्रिंटिंग आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे बहुत वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे आर्टिस्टिक फिगर्स, बहुत सारे मॉडल्स, स्ट्रक्चर्स हम लोग क्या करते हैं 3D प्रिंट कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक बार अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में पढ़ा था, है ना। ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसने पहली बार एक अग्निलेट इंजन बनाया था स्पेस में जाने के लिए, जो कि 3D प्रिंटेड था, उसमें कोई भी जोड़ नहीं थी, पूरा एक बार में समूचा 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया था उन्होंने, जो कि सेमी क्रायोजेनिक नेचर का था। अब ये सारी चीजें जो भी हैं इनके बारे में डिटेल से कभी डिस्कस करेंगे, बट हाँ यू मस्ट कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, इसलिए मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स के साथ समझाता हूं। तो यहां पर ऐसे ही समझ लो, जैसे वो 3D प्रिंटिंग होती है, वैसे ही अगर इसमें उस 3D प्रिंटिंग में हम लोग क्या मटेरियल यूज करते हैं, मान लो कि हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लिया, तो प्लास्टिक का कुछ फिगर बन गया। लेकिन वहीं हमने अगर बायो सेल्स इसके अंदर डाल दिए तो ये कुछ ना कुछ बायो ऑर्गन्स प्रिंट कर सकता है। तो यही बायो ऑर्गन्स की जब प्रिंटिंग करते हैं तो उसको बायो प्रिंटिंग बोलते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। अभी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम इससे अपना लीवर प्रिंट कर दें, हम इससे अपना हार्ट प्रिंट कर दें, जो कि पॉसिबिलिटी फ्यूचर में है। तो वो बात चल रही है कि बायो प्रिंटिंग की मदद से हम लोग अपने ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स ये सब प्रिंट कर पाएंगे। फिर ये आता है सबसे लास्ट में ऑर्गन ऑन चिप। ऑर्गन ऑन चिप पर राइटर ये बोलते हैं कि भाई साहब 2032 तक आते आते ना ये $1.4 बिलियन की एक बड़ी कंपनी बनने के लायक है। ये ऑर्गन ऑन चिप अपने आप में बड़ा ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब इतना बड़ा सस्पेंस जो है हम तोड़ते हैं कि ऑर्गन ऑन चिप क्या है, और आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता देता हूं, जो अभी हम लोग बायो फाउंड्रीज के बारे में पढ़ रहे थे, यही बायो फाउंड्रीज के कुछ रीसेंट एप्लीकेशंस की मैंने बात की कि एक्चुअल में बायो फाउंड्रीज के अंदर में होगा क्या। तो बायो फाउंड्रीज के अंदर में हम लोग यही सारी स्पेशल चीजें बना रहे होंगे। सबसे एडवांस्ड स्टेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं बायो फाउंड्रीज को। तो इन्हीं सबके अंतर्गत जो आज का आर्टिकल है, इट इज मेजरली फोकस्ड अपॉन ऑर्गन ऑन चिप। नाउ आवर बेसिक्स आर क्लियर। हमने सारे बेसिक्स पढ़ लिए हैं, अब हम आर्टिकल पर जंप करेंगे तो हमें एक एक बात को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब सबसे पहले ऑर्गन ऑन चिप बस एक बार और पढ़ लेते हैं। ऑर्गन ऑन चिप क्या है? एक छोटा सा डिवाइस है। यहां पर आप ऑर्गन ऑन चिप, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो ना, ये आपका ऑर्गन ऑन चिप है। ये एक छोटा सा एक चिप है, डिवाइस है, जिसके अंदर ये डिवाइस हमारे किसी भी ऑर्गन्स या टिश्यू को मिमिक कर सकता है। जैसे कि आप सबको पता है, जैसा कि इस आर्टिकल में एक चूहे की फोटो, और आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि यार अब जानवरों पर टेस्टिंग तो ना हो कम से कम, क्योंकि सारे के सारे जो ड्रग्स होते हैं जब भी मार्केट में आते हैं, जिसको कि आप लोग अभी खा रहे हो, ये मान के चलो कि उसके लिए कम से कम हजारों लाखों जानवरों ने बलिदान दिया होगा, तब जाके वो आपके लिए दवा मार्केट में आई है जिसको आप अभी खा रहे हो। क्योंकि वो कितना सेफ है आपके लिए, आपको सीधे दवा दे दिया, और अगर उसके लिए बहुत नुकसान, बहुत भरपाई करनी पड़ सकती है, हमें लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए प्रॉपर टेस्टिंग होती है, और इसके चलते जान अगर जानी है तो हमारी ना जाए, जानवरों की चली जाए। इसमें चूहे सबसे ज्यादा बलिदान होते हैं भाई साहब। तो ऐसे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट ना हो, उसके लिए ये ऑर्गन ऑन चिप एक छोटा सा डिवाइस है जो कि हमारे ऑर्गन और टिश्यूज को मिमिक करेगा। तो अब का जो ड्रग टेस्टिंग होगा ना, इंस्टेड ऑफ रियलिटी में जब हम ऑर्गन्स पर, या फिर हम लोग क्या करते थे अभी तक, चूहों के मान लीजिए पकड़ा, हमने अपने लिवर के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना था, या फिर हम अपने हार्ट के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, कोई दवा टेस्ट करना चाह रहे थे, तो हम लोग क्या करते हैं ना, चूहों को थोड़ा सा जेनेटिकली इंजीनियरिंग की मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग थोड़ा सा उसके अंदर ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं जिससे कि उनका हार्ट मोटा मोटा इंसानों के जैसे ही काम करना स्टार्ट करे। मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि जो भी बेसिक चीजें होंगी जो ये दवा उस पर हैम्पर कर रहा होगा, वो भी लगभग ऐसे चूहों पर वही सेम रिजल्ट देगा। उनको पकड़ते थे, दवा खिलाते थे, भाई साहब मर गए वो। दूसरा पकड़ा, दूसरों को खिलाया, वो भी मर गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे कई सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद वी वुड रीच ए कंक्लूजन कि हाँ भाई अब ये दवा सही है, अब इससे हार्ट प्रॉब्लम सही हो जा रही है। कई बार अच्छे खासे चूहे को पकड़ के उसको हार्ट डिसीज पहले देते थे, फिर ड्रग टेस्ट करते थे। तो ऐसे ना बहुत बारबरिक सिचुएशन होती है एक्चुअल में। उन सभी चीजों को ये रिजॉल्व करेगा।
ये मिमिक कर रहा है ऑर्गन और टिश्यू को। अब ड्रग टेस्टिंग जो है वो जानवरों पर ना होगी, इस पर होगी। यही है ऑर्गन ऑन चिप्स का बेसिक मकसद। अब आर्टिकल पर कूदते हैं भाई साहब कि ऑर्गन ऑन चिप क्या है। यू कैन डेफिनेटली रिलेट कि इंटीग्रेटिंग सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी विथ वेल डिफाइंड इन विट्रो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इन विट्रो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है, इन विट्रो मतलब लैब में। हम लोग क्या कर रहे हैं, इन विवो ऑर्गन्स को, मतलब कि जो हमारे शरीर के अंदर वाले ऑर्गन्स हैं उनको हम लोग मिमिक करके बाहर लेके आ रहे हैं इन विट्रो के फॉर्म में। इन विट्रो बोले तो लैब के फॉर्म में। एंड देन वी आर टेस्टिंग ड्रग्स आउट ऑफ इट। यहां पर पढ़ो आप कि एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जो कि इस हिसाब से डिजाइन किया गया है जिसको कि हम लोग कुछ ह्यूमन के ऑर्गन्स के हिसाब से फंक्शंस में देख सकते हैं, और एट द सेम टाइम एक कंट्रोल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट भी ये प्रोवाइड करता है। तो मतलब कि ड्रग डेवलपमेंट के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। इसीलिए इसका मेजर पर्पस क्या है, मेजर पर्पस है टू रिप्लेस द यूज ऑफ एनिमल्स फॉर ड्रग टेस्टिंग। अब यहां से टॉपिक समझ में आना शुरू हो गया है हमें। अब करंट सिचुएशन को समझते हैं। आर्टिकल में बोला कि यार अभी क्या चल रहा है, अभी ऑर्गन ऑन चिप नहीं है हमारे पास, तो अभी कैसे करते थे हम लोग। अभी ऐसा होता था कि हम लोग अगर ट्रेडिशनल ड्रग की बात करें तो एक दवा बनने में दसियों साल लग जाते थे, और इसकी जो एक दवा बनने की कॉस्ट आती थी वो तो कभी कभी ऑन एन एवरेज 2.3 बिलियन डॉलर्स तक होती थी, क्योंकि इसमें 10-10 साल के रिसर्च, उन सभी रिसर्च साइंटिस्ट की सैलरीज, कितने इक्विपमेंट्स लगाए हमने, पूरा लैब क्रिएट किया, उन सबको अगर कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली ऑन एन एवरेज 2.3 बिलियन डॉलर का खर्चा आता है एक दवा बनाने में। तो अब इन्हीं चीजों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ तो चेंज करने की बात करेंगे। इन दवाओं के साथ एक और समस्या होती थी। समस्या क्या थी कि ये सारे के सारे तो नहीं बोलते, बट हाँ इनमें से कई सारे फाइनल स्टेज पर आके फेल हो जाते थे। फाइनल स्टेज पर फेल क्यों होते थे भाई, हमने अभी देखा है कि देखो, एक बार तो हमने चूहे को जेनेटिकली इंजीनियर करके अपने ऑर्गन जैसा प्रतीत होने के लिए कुछ तो समझा सिखा दिया है ना। तो एक वो है और एक एक्चुअल ह्यूमन का ऑर्गन है ना। दिस इज नॉट एक्चुअल ह्यूमन का ऑर्गन है, तो चूहे का दिल है भाई साहब। ह्यूमन के दिल पर हो सकता है कि रिएक्ट कर जाए, हमें क्या पता है, हमने दवा बनाई थी। तो जब भी इसको लास्ट स्टेज पर हम लोग ह्यूमन ट्रायल्स करना स्टार्ट करते हैं और कुछ भी साइड इफेक्ट्स दिखता है ना, तुरंत ये दवा बंद हो जाती है। मतलब कि दसियों साल की मेहनत जो गई पानी में, फिर से रिसर्च करो। तो यहां पर ना इसीलिए इन सिचुएशंस में जो ड्रग टेस्टिंग है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है। अब इन सब चीजों के लिए हमारा जो नया फंडा है नैम का, न्यू अप्रोच मेथड्स, उनके तहत क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है। देखो ये ना कई सारे बेनिफिट्स को लेके आता है। इसको आप ऑर्गन ऑन चिप की मदद से भी समझ सकते हो। सबसे पहले तो भाई साहब एनिमल का इस्तेमाल कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास हो जाएगी, जिससे कि हम लोग अगर किसी भी ड्रग बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेचर का है तो उसकी टॉक्सिसिटी या फिर उसका कितना एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी, एफिकेसी, ये सारी चीजें भी हम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। इसके अलावा इट विल डेफिनेटली पेव द वे ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन। हम लोग किसी भी इंसान के ऑर्गन को ऑर्गन ऑन चिप पे मिमिक करके उसके हिसाब से दवाइयां बना सकते हैं। तो डेफिनेटली पर्सनलाइज्ड मेडिसिन विल बिकम मोर इजियर टू टेस्ट। चौथा यहां पर बोल सकते हो कि आप इससे जो दसियों साल का एक्सपेरिमेंट करते थे वो कई सारे एक्सपेरिमेंट को साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो आप लोग। तो इसीलिए डेफिनेटली इट विल डिक्रीज द टाइम एज वेल एज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज ड्रग्स। और साथ में आखिरी में आप बोल सकते हो कि अब चूंकि ये काफी आसान होगा, ऑर्गन ऑन चिप का एक्सपेरिमेंट जो होगा वो काफी एफिकेसी के साथ आएगा, तो इसीलिए उसको हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये मार्केट में जल्दी से आ सकता है। तो हम लोग जितनी भी दवाओं को दसियों साल बोलते थे अब वो जल्दी आ जाएगा। और क्या, सिंपल सी बात थी। अब यहां पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि इंडिया के साथ में अभी फिलहाल इन सभी मुद्दों पर क्या चैलेंजेस हो रहा है। इंडिया ऐसे ऑर्गन ऑन चिप क्यों नहीं बना पा रहा है, या फिर अगर बना पा रहा है तो क्या चल रहा है अभी, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला चैलेंज है, देखो ये सारे के सारे टेक्नोलॉजीज इतने इजी नहीं है। हम लोग तो नाम ले रहे हैं हर बार बायोटेक्नोलॉजी, बट इट इज नॉट जस्ट बायोटेक्नोलॉजी। इसमें ना कई सारी चीजों का अमालगमेशन है, मिक्सचर है। क्या क्या है, आप बोल सकते हो फार्मेकोलॉजी, आप बोल सकते हो बायोटेक्नोलॉजी, आप बोल सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी चाहिए, इसमें क्लिनिकल मेडिसिन वाला पर्सन भी चाहिए। तो हमें ना एक्चुअल में मल्टी फील्ड एक्सपर्ट्स चाहिए इसमें। तो मल्टी फील्ड एक्सपर्ट्स मिलेंगे कहां, हमें एक जगह पर आके एकत्रित कहां पर होंगे, जिसके थ्रू हम लोग ऐसे बायो फाउंड्रीज बना पाए या फिर इनकी मदद से ऑर्गन ऑन चिप डेवलप कर पाए। फिलहाल देखो इंडिया में ऐसे अप्रोक्सीमेटली 80 लैब्स हैं जो कि नैम्स के ऑपरेशंस को देख रहे हैं या फिर उन पे ट्रायल्स वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं, बट स्टिल 80 आर वेरी फ्यू इन नंबर यार, बहुत कम नंबर है। 80 तो कुछ भी नहीं होगा। 80 में कितना होगा, 80 एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे, उसमें से तो
मुश्किल से 2-4 एक्सपेरिमेंट कभी सक्सेसफुल होंगे 2-4-5 साल के बाद, तो आउटपुट क्या निकला। तो इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि हमें कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहां पर ये सब के सब एक्सपर्ट्स एक साथ मिल जाए। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो है कन्वर्जेंस का लैक होना। कन्वर्जेंस किनके बीच में, एक तरफ हमारे पास एकेडमिक्स है और दूसरी तरफ हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। तो जितने भी हमारे पास एकेडमिया हैं या फिर जो रिसर्च कर रहा है या फिर जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उनकी डिमांड क्या है और ये क्या बनाना चाहते हैं, उनके बीच में कोई ऐसा कन्वर्जेंस देखने को मिलता नहीं है अपने यहां। तीसरा बड़ा चैलेंज हम बोल सकते हैं कि यहां पर ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी पॉलिसीज जो कि इन नए टेक्नोलॉजीज के पर्सपेक्टिव में है, उनका थोड़ा सा कम जिक्र होता है या फिर कम पॉलिसीज डेवलप है। तो इनफैक्ट अगर कोई भी एक रिसर्च कुछ चल भी रहा है तो हम उसको बाहर किसी दुनिया से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपस में भी हम बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में इससे रिगार्डिंग कोई रेगुलेटरी पॉलिसी या फ्रेमवर्क नहीं है। तो अब इन नई टेक्नोलॉजीज के बेसिस पर ऑर्गन ऑन चिप मान लो बना भी दिया, लेकिन वो मार्केट में कैसे आएगा, कब क्वालिफाई माना जाएगा कि हाँ भाई अब इस ऑर्गन ऑन चिप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबके लिए कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए ना, वो है ही नहीं। तो इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि इंडिया में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी फिलहाल कम मात्रा में देखी जाती है। इन चैलेंजेस के साथ जायज सी बात है कि हमारे पास वे फॉरवर्ड भी होना चाहिए। वे फॉरवर्ड के तौर पर इस आर्टिकल में यह मेंशन किया गया कि भाई साहब देखो, सबसे पहले जो मल्टी फील्ड एक्सपर्ट में वही सारे जितने चैलेंजेस थे इन्हीं के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर दो, बस वे फॉरवर्ड हो गया आपका। तो हम क्या करें कि कुछ ऐसे नए फैसिलिटी सेंटर्स बना दें जहां पर ऐसे मल्टी फील्ड एक्सपर्ट्स आके कोलैबोरेट करना स्टार्ट करें। तो इंडिया को ऐसा आह्वान दिया गया इस आर्टिकल के थ्रू कि भाई साहब और बनाओ ऐसा। अभी हाल फिलहाल में इस मतलब राइटर ने एक एग्जांपल भी कोट किया कि भी रिसेंटली एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था इसी नैम के ऊपर, CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आए, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो अब इस पर डिस्कशन स्टार्ट हुई है, तो धीरे धीरे और इंडस्ट्रीज और हाँ हम बोल सकते हैं कि जितने मेडिकल फील्ड्स के लोग हैं वो भी आके इसमें एंगेज होना स्टार्ट करेंगे। दूसरा वे फॉरवर्ड आप ये बोल सकते हो कि देखो हमें ना इस बारे में भी इंश्योर करना चाहिए कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस ड्रग या थेरेपी को ऑलरेडी बना चुके हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, वो चीजों के साथ भी कोलैबोरेशंस होना जरूरी है। और इसके लिए अगर हो सकता है आपके पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है तो वो फ्रेमवर्क पहले बनाइए और फिर उसके बाद आप काम करिए। सिमिलरली जैसा कि हमने बताया था रेगुलेटरी बॉडीज और फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब उसको बनाओ जिससे कि हम लोग अगर कोई भी डिवाइसेस को लैब बेंच पर बनाते हैं तो उसको तुरंत के तुरंत हम लोग कहां पहुंचा सकें, फैक्ट्री फ्लोर तक पहुंचा सकें। मतलब रिसर्च से लेकर इंडस्ट्री तक और इंडस्ट्री के बाद मैन्युफैक्चर होकर उसके यूसेज तक ये बहुत ईजी प्रोसेस होना चाहिए। यहां पर इन्हीं 2-3 वे फॉरवर्ड्स की बात करते हैं और कुछ देखते हैं और वे फॉरवर्ड देखते हैं, जैसे कि कुछ अच्छा अब कंक्लूजन के तौर पर हम बात करते हैं। यहां पर कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं हम लोग कि कंक्लूजन ये है, देखो आर्टिकल में बहुत सिंपल सी बात ये कही गई है कि अगर हम लोग ऐसे फैसिलिटीज क्रिएट करते हैं, हम लोग रेगुलेटरी पॉलिसीज बना लेते हैं, हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं लोगों के बीच में, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज जिससे कि इंडस्ट्रियल लिंक्ड प्रोग्राम्स को हम लोग या फिर डॉक्टोरल प्रोग्राम्स को हम लोग और ज़्यादा एम्फसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आज के फील्ड में हम लोग नीट की तैयारी करते हैं, ठीक है, बट नीट की तैयारी करने के बाद अगर आप नॉर्मली किसी से पूछोगे तो कोई गायनोकोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, कोई ऑर्थोपेडिक्स बनना चाहता है, कोई आप बोल सकते हो रेडियोथेरेपिस्ट बनना चाहता है। ये सारे फील्ड्स ना ऑलरेडी डिफाइंड हैं, बट अभी इस फील्ड पर रिसर्च और इस फील्ड का फ्यूचर किसी को पता ही नहीं है। तो व्हेन ऑल दीज इंक्लूडिंग एकेडमिशिया, इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड द कॉमन पीपल में अवेयरनेस, ये चारों जब तक नहीं मिलेंगे ना तब तक इसका ना कोई भी बहुत बड़ा ग्रोथ हम लोग देख नहीं पाएंगे। और यहीं पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये कंक्लूड करना कि हमें इन सबको अपलिफ्ट करने की जरूरत है। और इसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो इंडिया के पास ना ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज अगर आती हैं तो डेफिनेटली इंडिया भी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंसी महसूस कर सकता है। आगे आने वाले टाइम पर इंडिया का भी हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करेगा
इंडिया का भी एक नए लेवल पर डेवलपमेंटल स्टेज देखने को मिल सकता है और जो उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो भी काफी हद तक बढ़ेगी। तो इसीलिए इन सभी चीजों पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। दिस इज द आर्टिकल दैट वी हैव टॉक्ड। अब इसमें बहुत सारे नए टर्म्स हम लोगों ने समझे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट था इस आर्टिकल के पर्सपेक्टिव में। तो जब भी मेंस का क्वेश्चन आए तो आप लोग जरूर से लिखना, और मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे इस पूरे टॉपिक का एक समरी प्रोवाइड करो, है ना। मुश्किल से 50-60 वर्ड्स में आप लोगों ने क्या समझा है इस टॉपिक से, आप उस पूरे टॉपिक का एक क्वेश्चन बना लो, या फिर क्वेश्चन अगर मुझे बनाना होगा तो मैं यूं बता सकता हूं कि हाउ NAM विल चेंज द इंडियाज मेडिकल सेक्टर फ्यूचर, है ना। इंडिया के मेडिकल सेक्टर का फ्यूचर ये NAMs कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं, कैसे इंफेसाइज करेंगे, व्हाट आर देयर रोल्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस विल इंडिया फेस। सिंपल। अब इसी क्वेश्चन को आप जरा नीचे कमेंट सेक्शन में ना मुझे नॉट मोर देन 60 to 100 वर्ड्स इसको आप जरूर से एक्सप्लेन करना। आपको भी नहीं समझ में आएगा कि अच्छा इसमें क्या लिखना था, क्या छोड़ना था, सारे पॉइंट्स याद है नहीं याद है, और जिसको समरी चाहिए होगी आपकी मदद से वो समरी भी ले लेगा। तो डेफिनेटली ये कमेंट करना मत भूलना। नीचे पढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। विद देयर, अगला आर्टिकल हमारा है कि विद देयर एंसेस्टर्स हेल्प वीक कैंसर सेल्स कैन फॉर्म टफ ट्यूमर्स। देखो ये आर्टिकल बहुत बड़ा सा है, बट इसमें मैं आपको ना टू द पॉइंट बात करता हूं कि एक्चुअल में क्या बात की गई है। इसमें बेसिकली बात की गई है ड्रग रेसिस्टेंट के ऊपर, ड्रग रेसिस्टेंस के ऊपर। क्या बात है, ड्रग रेसिस्टेंस क्या होते हैं। जैसे देखो, जब भी हमें मान लो टीबी होता है ना, अगर किसी को टीबी हो गया तो हम लोग देखते हैं कि यार कभी मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट MDR टीबी होती है, कभी XDR टीबी होती है। तो कई सारी दवाइयां जो हम लोग उसको खिलाते हैं ना, वो उसके टीबी पर असर ही नहीं करता है। या फिर सेम गोज विद कैंसर सेल्स, जो हमारे बॉडी के ट्यूमर सेल्स होते हैं, ट्यूमर सेल्स ही कैंसर में तब्दील होते हैं कभी। तो ये जो कैंसर का रोग फैलता जाएगा, उस पे जब हम लोग दवाइयां खिलाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे ट्यूमर के सेल्स हैं वो उन दवाइयों के असर को झेलते हुए अपने अंदर जेनेटिक चेंजेस कर लेते हैं। ये जेनेटिक चेंजेस इन दवाओं के थ्रू भी हो सकता है, और कुछ और भी बैकग्राउंड में सिचुएशंस बन सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह वगैरह, उनसे भी इनके अंदर जेनेटिक चेंजेस होते हैं। अब ये जेनेटिक चेंजेस होने के कारण जो एक्सपेरिमेंटल तौर पर हमने ड्रग डेवलपमेंट किया था कि भाई साहब ऐसे ट्यूमर कैंसर सेल्स के लिए हमारे लिए ये दवा है, लेकिन अब ये दवा जो है ना इस ट्यूमर सेल पर काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिस जेनेटिक कोड के लिए इस दवा को मैन्युफैक्चर किया गया था, अब ये वाले ट्यूमर सेल का वो जेनेटिक कोड चेंज हो चुका है। अब जब चेंज हो चुका है मतलब इसके लिए कोई नई दवा चाहिए होगी। तो आर्टिकल में ये लिखा है कि इस चीज के ना बहुत ज्यादा परेशान थे लोग, तो हमने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंटल कैसे करते थे हम लोग एक ट्यूमर सेल्स को एनालाइज करते थे। इस ट्यूमर सेल के अंदर में जब दवाइयां जा रही थी तो हमने देखा कि कुछ एक ट्यूमर सेल्स मर जाते थे और कुछ ट्यूमर सेल्स अपने ग्रोथ को और तेजी से एक्सपैंड कर लेते थे। मतलब कि उन पे दवा का असर ही नहीं होता था, बल्कि और तेजी से एक्सपैंड होने लगते थे। तो वी हैव फिगर्ड इट आउट कि अच्छा ये हैं उनमें से कुछ सेलेक्टिव सेल्स जो कि ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इस दवा का असर इन पे नहीं हो रहा है। वी हैव एक्सट्रैक्टेड देम आउट। उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग उन पे लैब में रिसर्च करते थे, उनको और ज्यादा ग्रो कराते थे और देखते थे कि आखिरकार ये क्यों नहीं कर रहे हैं, इनके जेनेटिक मेकअप को देखते हैं क्या म्यूटेशन हो गया है। लेकिन एक चीज हम लोग भूल गए, जब भी हम लोग ऐसे सेल्स को बाहर निकालकर लैब में ग्रो कराने की कोशिश करते थे, ये बड़े धीमे धीमे ग्रो होते थे। तो हमें बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी हम उस पर रिसर्च कंटिन्यू करते थे। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना इस बात पर थोड़ा प्रकाश डाला कि देखो इस बात को समझो कि जब भी हम दवा खाते हैं तो जो हमारे पुराने वाले ट्यूमर सेल्स जिनका पुराना जेनेटिक कोड था वो तो मर जा रहे हैं, जो जेनेटिक चेंज के साथ आ रहे हैं वो जिंदा है और उस दवा का असर उन पे नहीं हो रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां पर जो इनके पुराने एंसेस्ट्रल सेल्स थे जिनका जेनेटिक कोड पुराना वाला था, जो इस दवा से मर जा रहे थे, उसका रोल साथ में है। क्योंकि अगर सिर्फ इन ट्यूमर सेल्स को हम अलग से निकाल कर अगर ग्रो करने की कोशिश करें तो बड़े धीमे ग्रो हो रहे हैं। और जब हम लोगों ने इन्हीं सेल्स को जब दवाओं के साथ देखा, और एक चीज और देखा हमने कि अगर मान लो हम दवा खा रहे हैं तो जितना भी जेनेटिक कोड चेंज हुआ ट्यूमर सेल से वो तो और तेजी से एक्सपैंड होने लगा, और जिसका जेनेटिक कोड वही सेम है वो तो मर जा रहा है। लेकिन अगर हम दवा खाना बंद कर दे रहे हैं
तो उस केस में जो पुराना वाला एंसेस्ट्रल सेल्स था वो तो अपने स्पीड पर ग्रो कर रहा है, लेकिन जो म्यूटेटेड सेल्स थे ना, वो उनका कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। जैसा ऐसे लग रहा है कि दवा ही उनका खाना पीना था, कि उसी दवा के बदौलत ही ये ग्रो कर रहे थे, नहीं तो ये ग्रो ही ना कर पाते। तो अब इन सभी समीकरण को एक साथ बिठाया गया और यही समझा गया कि अच्छा, अगर हमें किसी भी ट्यूमर सेल्स के ग्रोथ की, जो कि अपने जेनेटिक कोड को चेंज कर चुका है, म्यूटेटेड है, अगर उसके बारे में स्टडी करनी है ना, तो इनको जब भी ग्रो करा रहे हो ना, अपने कल्चर कर रहे हो जब अपने लैब में, तो इनके एंसेस्ट्रल सेल्स के साथ रख के इनको कल्चर करो, जिससे कि जो उनका एंसेस्ट्रल सेल के साथ लिंकेज है और फिर उनका असर दिन दुने रात चौगुने स्पीड से बढ़ने का है ना, वो हमें दिखने लगेगा। एंड वी हैव एक्सपेरिमेंटेड इट एंड वी फाउंड कि भाई साहब अब इनकी ग्रोथ की स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। तो यही पूरा आर्टिकल समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस हिसाब से जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स का मतलब वो एंसेस्ट्रल सेल्स जिन्होंने अपने जेनेटिक म्यूटेशन को नहीं दिखाया है, दे विल हेल्प, और साथ ही साथ वीक कैंसर सेल्स कैन फॉर्म टफ ट्यूमर्स। तो इसीलिए यहां पर जो एंसेस्ट्रल सेल्स हैं वो ही हेल्प करते हैं। अब यहां पर टफ ट्यूमर्स की बात करते हैं। जो टफ ट्यूमर्स है उनके लिए दवाइयां बनाने की बात करें हम। अब चूंकि अब हमें यह पता चला है कि जो भी म्यूटेटेड सेल्स थे उनका उनके एंसेस्टर सेल्स के साथ कॉम्बिनेशन था, तो अब इसीलिए नए ड्रग्स जो भी बनेंगे वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनेंगे। दिस इज द वे फॉरवर्ड ऑफ ऑल दिस आर्टिकल कि भाई साहब अब जितना भी इन्वायरमेंट होगा उसको हम लोग साथ में लेके नए ड्रग्स बनाएंगे, तो अब जितने भी नए टारगेट डेवलपिंग ड्रग्स बनेंगे वो और ज्यादा एफिकेसी के साथ में आएंगे। तो दिस इज ऑल न्यू रिसर्च दैट हैज बीन, कि ये न्यू मॉडल क्या है हमारे लिए। ठीक है, यहां पर एक वर्ड जो ग्रोथ पेनाल्टी है उसको भी समझा देता हूं। आर्टिकल के अंदर एक ग्रोथ पेनाल्टी वर्ड लिखा हुआ है। ग्रोथ पेनाल्टी का मतलब वही है कि अगर आपने दवा देना बंद कर दिया या फिर मेडिसिन खाना बंद कर दिया, तो जितने भी नए म्यूटेटेड ट्यूमर सेल्स हैं वो उनकी ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, और इसीलिए दैट विल बी नोन एज ग्रोथ पेनाल्टी। यही चीज था। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मतलब इस वे में बस था कि एक रिसर्च आपको पता होना चाहिए कि एंसेस्ट्रल सेल्स का भी रोल होता है इनके जेनेटिक म्यूटेशन में। अगला आर्टिकल हमारा एक बड़ा ही तीखा आर्टिकल है, डॉक्टर सी अरविंदा के द्वारा लिखा गया है। ये अपने आप में एक एकेडमिक और पब्लिक हेल्थ फिजिशियन है, और इन्होंने ना बहुत सही बातें कुछ कही हैं, कुछ जगह पर एक्सट्रीम भी हुए हैं, बट ठीक है देखते हैं। इन्होंने बोला कि देखो अभी हाल फिलहाल में न्यूज आई कि इंडिया चाहता है कि वो एक फ्री एआई पावर्ड प्राइमरी केयर फिजिशियन को रखे, जो कि हर जगह हर लोगों के लिए बिल्कुल पर्सनलाइज सॉल्यूशन देने को तैयार है। इनका कहना है कि देखो सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है कि कितना फीजिबल है, कहां पर सस्टेनेबल होगा, इंडिया की रेडीनेस कितनी है, आपके पास डेटा कितना है। अगर आप इंडिया के हेल्थ केयर यूनिट्स पर ध्यान दोगे तो देखो इंडिया के पास प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, है ना, पीएचसीज हैं। इसी के अंदर कुछ और छोटे लेवल पर आप जाते हो तो आपको कुछ सब सेंटर्स भी दिखते हैं। यहां पर कुछ और बड़े जगहों पर जाओगे तो आपको कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स मिलते हैं, सीएचसीज मिलते हैं। एट द सेम टाइम जब सीएचसीज में भी बात नहीं बनती है, पीएचसीज में भी बात नहीं बनती है, तो वो आपको कहां भेज देते हैं, वो आपको रिफर कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भेज देते हैं। अगर बात यहां पर भी नहीं बनती है तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आपको किसी स्टेट या फिर कोई भी, मान लो उस स्टेट में कोई यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, या फिर कोई भी हॉस्पिटल है, वहां पर भेज देते हैं, है ना। जैसे कि आप लखनऊ में जाते हो तो लखनऊ में आपको केजीएमसीज दिखता है ना, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, तो वैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रिफर करते हैं, वहां हॉस्पिटल का पूरा फैसिलिटी भी होता है। अगर यहां पर भी बात नहीं बनती है तो फिर सेंट्रल लेवल पर भेजते हैं, है ना। जैसे कि एम्स है, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, है ना, एम्स में भेज देते हैं। तो इतने लेवल पर ना आप आज के हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स को डिफाइन कर सकते हो कि इतने जगहों पर सब चीजें हैं। कहीं कहीं पर कुछ इलाज के लिए होते हैं इक्विपमेंट्स, सर्जरीज,
जैसे कि अब पीएचसी में जाओगे तो कोई सर्जरी वगैरह थोड़ी ना होगी आपकी, सब सेंटर में कोई सर्जरी थोड़ी ना हो सकती है, सीएचसी में कहीं कहीं चीज़ें मिल सकती हैं। अगर कोई बहुत एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो हो सकता है कि वो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिले, ऊपर कहीं ना मिले, है ना। तो इसीलिए आपको आपके पास डेटा कितना है, जैसे कि यहां पर राइटर का सिंपल से कहना है कि एआई चिल्ला रहे हो जो आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द डेटा प्रोवाइडेड टू ट्रेन इट। जितना हमने उसको ट्रेन किया है डेटा से उतना ही अच्छा वो रिजल्ट देगा। तो इनका सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई साहब इतना डेटा हमारे पास है क्या, जो कि हम इसको क्लियरली डिफाइन करके बता सकें। इनका ये भी कहना है कि हेल्थ केयर जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, इतना आसान नहीं है कि आप किसी डेटा के बेसिस पर किसी पर्सनल फिजिशियन को रिप्लेस करने की बात कर सकोगे, नहीं कर पाएगा एआई, क्योंकि यहां पर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास में कुछ चीजों की बहुत कमी देखने को मिलेगी। जैसे कि हम बोल सकते हैं, यहां पर बोल सकते हैं कि यार देखो बहुत सारी चीजें ना एथिकल ग्राउंड्स पर डिसाइड होती हैं, बहुत बार एम्पिरिकल डेटा के बेसिस पर, या फिर हम यूं बोलते हैं केस बाय केस, वो जो डॉक्टर के एक्सपीरियंस होते हैं 20 साल 50 साल का एक्सपीरियंस, 50 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो 50 साल का एक्सपीरियंस, कोई 20 साल 30 साल 40 साल का जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये कभी कभी ट्रीटमेंट को बहुत सहज बना देता है। ये सारी चीजें एआई के पास नहीं आने वाली है ना। बहुत सारा ऐसा डेटा है, जैसे कि मान लो कि किसी गांव में हमने एक कोई महामारी देखी थी, अब उससे लोगों के अंदर जो भी चेंजेस आए, वहां पर हेल्थ केयर का कुछ तो पंगा चल रहा है, लेकिन ये अभी तक मेन स्ट्रीम में आया ही नहीं है ये प्रॉब्लम। जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा था कि कई बार, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, ऑब्स्टेट्रिक्स का, है ना। एक निगेल्स रूल फ्रॉम ऑब्स्टेट्रिक्स है। ये क्या है, निगेल्स रूल फ्रॉम ऑब्स्टेट्रिक्स। इनका कहना है कि देखो एक ना 200 साल लगभग की बात है, यहां पर एक हेल्थ केयर सिस्टम में यहां पर एक डिसाइड हुआ था कि महिलाओं का पिछला मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना लंबा था, उसके बेसिस पर यह डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि चाइल्ड का बर्थ डेट क्या होगा। अब इसकी एक्यूरेसी कुछ है नहीं, 4% एक्यूरेसी थी इसकी, लेकिन ऐसे कई सारे डेटाज हैं, कई सारी चीजें हैं जो कि गांव गांव तक अंदर डेटाज हैं, उनको कहां तक मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे हम लोग, वो तो डॉक्टरों के दिमागों में रखा हुआ है। अब वो डॉक्टर थोड़ी ना ट्रेन करेंगे एआई को, इसीलिए एआई इज नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर अस एट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग सबसे पहले देखो, इनका एक और चीज है कि एआई बुरा नहीं है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, बट एआई का काम अभी दूसरे फील्ड में लेके जाना चाहिए। जैसे कि एआई क्या कर सकता है, एआई कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन नैरो इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि अगर कोई डेटा आपको देना हुआ है ना, कि पूरे स्टेट में इस दवा का कितना, आप बोल सकते हो एफिकेसी लेवल है, या फिर कौन सी दवा इस स्टेट में सबसे ज्यादा अच्छे से काम कर रही है, ऐसे डेटा कंपाइलेशंस और डेटा से रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने की अगर कोई बात आएगी, वहां पर एआई नैरो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अच्छा खासा बता सकता है आपको। फिर यहां पर एक है डिफ्यूजन मॉडल्स। डिफ्यूजन मॉडल्स जो हैं वो बेसिकली पैटर्न्स डिफाइन करने की बात करते हैं, या फिर पैटर्न्स प्रेडिक्ट करने की बात करते हैं। जैसे कि कोई भी हिस्टोपैथोलॉजी साइट्स है ना, मतलब कि आपकी पूरी हिस्ट्री को ट्रैक करके वो आपके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सजेस्ट कर सकता है कि डॉक्टर को बस वो एक एड ऑन के तरीके से बता पाएगा। तीसरा जो है वो है आपके लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के थ्रू भी ये लोग, या फिर ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू भी ये लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो जितने भी एलएलएम्स वगैरह हैं वो क्या करेंगे, वो मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेन करने की बात कर सकते हैं। जो भी मेडिकल साइंस है वो अपने आप में बड़े डिफिकल्ट सा टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको अगर इजी भाषा में लोगों को समझाना है तो वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से काम कर सकता है। लोगों को अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा काम कर सकता है, बट इट कैन नॉट रिप्लेस द डॉक्टर्स और फिजिशियन एट करंट मोमेंट। अगले 5 साल में भी कितना हो जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन इनका यही कहना है कि जैसे अभी एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि गूगल का डीप एआई माइंड का एक मिस्ट्री एल्गोरिदम था जिन्होंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को डिफीट कर दिया है ना। अब यहां पर डिफीट अगर कर दिया है तो लोग बोल रहे कि यार एआई बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। ऐसा नहीं है, बहुत बुद्धिमान इस फील्ड में है, लेकिन जो आपका मेडिकल फील्ड है ना, यहां की हार क्या होगी यार, एक गेम हार गए, लेकिन अगर मेडिकल फील्ड की हार होगी ना तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इसलिए इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले वी हैव टू बिल्ड आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले तो आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए, वो आपकी पहली सीढ़ी है। वंस दिस इज डेवलप्ड कंप्लीटली, उसके बाद आप उसमें एआई इंप्लीमेंट करेंगे ना,
तो आपका बहुत फायदा होगा। और दूसरी बात यह भी है कि अभी जो भी एआई को ट्रेन करने की बात हो रही है ना, उसके लिए बहुत सारे एथिकल प्रॉब्लम्स भी सामने आएंगे। आपका जो पर्सनल डेटा है, उस पर्सनल डेटा की प्राइवेसी का कितना ज्यादा उपयोग हो जा रहा है। मान लीजिए एम्स का डेटा है, एम्स के पास मुझे लगता है कि करोड़ों पेशेंट्स का डेटा होगा। अगर ये सारा का सारा डेटा यूज होने लगे तो आपका खुद का पर्सनल डेटा है वहां पर, और यही सारी चीजें यूज होने लगे तो दिक्कत की बात है ना, आपकी प्राइवेसी तो बिल्कुल चली गई। तो ये सारे ना एथिकल कंसर्न्स भी यहां पर आते हैं। इसीलिए वे फॉरवर्ड में यही बोला गया है कि भाई साहब सबसे पहले हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, और सबसे पहले कुछ रूल्स रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं इस पर। यहां पर जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस या लेजिस्लेशन की बात की गई है अभी कम है, पहले और कुछ लेके आओ। कुछ जैसे यूरोपियन यूनियन का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है, ऐसे ही कुछ इंडिया में भी पहले कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ एक्ट लेके आओ, रूल्स रेगुलेशंस लेके आओ। नो हार्म पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब कि सबसे पहले इसको ये डू नो हार्म पॉलिसी, जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है वो डू नो हार्म पॉलिसी पर डिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा राइटर का सजेशन है। फाइनली ये वही बोल रहे हैं कि अभी इस लीप फ्रॉग के लिए इंडिया तैयार नहीं है, और आपको एआई ड्रिवन हेल्थ केयर देना है तो आप इन वाले फील्ड्स पर अभी के लिए दीजिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कीजिए, और फ्यूचर में देखा जाएगा कि एआई हमारे फिजिशियंस और पर्सनल मेडिसिन के लिए कितना हेल्प कर सकता है। तो दिस इज ऑल द डेटा द राइटर हैड सेड। तो यही था आज के इस आर्टिकल में। आशा करता हूं कि आपको तीनों ही आर्टिकल्स पसंद आए होंगे, समझ में आया होगा। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, जो कि आप इसको सॉल्व करके देखना कि आज कितना आप लोग सीखे हो। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।